बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में किस तरह बची खुची जमहूरियत से भी जान छुड़ाने की बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं? नून लीग ने ट्रंप को पागल से अजीम लीडर करार देने का सफ़र कितनी जल्दी तय किया है। इमरान खान से इसराइल के ख़िलाफ़ बयान मांगने वाले इसराइल के सबसे बड़े हामी की अचानक जय जय क्यों करने लगे हैं, बात होगी। 50 डिग्री की गर्मी में डट कर खड़े कैदी की सियासत पर भी बात करेंगे। क्या नए आलमी हालात उसकी सियासत को खा गए हैं और ईरान की ताकत के किस तरह दुनिया में डंके बजने लगे हैं, इसका भी जिक्र होगा। लेकिन नाज़रीन, पहले बात बग़ैर इस्तेहकाक बने वज़ीर दिफ़ा साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब हमारी सियासत का नाज़रीन वो किरदार हैं जिन्हें मुल्क की अहम तरीन वजारतों पर फ़ाइज़ रहने का मौका मिला है और इस वक्त भी दिफ़ा जैसी हसास तरीन वजारत उनके पास है। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कल तक इमरान खान को सेम पेज और हाइब्रिड रजीम के ताने देते नहीं थकते थे, मगर अब देखें कि फ़ख्रिया अंदाज में दुनिया को बता रहे हैं कि वो एक ख़ुद हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, बल्कि दुनिया को हजरत से बता रहे हैं कि अगर इसी किस्म का हाइब्रिड निज़ाम 90 की दहाई में अपना लिया जाता तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते, क्योंकि उस वक्त फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों के दरमियान टकराव ने दर हकीकत हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। अब चीज़ें बहुत हमवार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आए क्या हमवारी, आपकी हमवारी के सदके जाऊँ ख्वाजा साहब, राती 1 बजे फ़ोन कर दे होते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिज़ल्ट तब्दील कर देंदा, इसको हमवारी कहते हैं आप। ख्वाजा साहब, हमें अच्छी तरह याद है कि 90 की दहाई में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी और आप उनकी काबीना के रुकन थे, बल्कि नौरत्नों में शामिल थे, तो इस तरह की एक तजवीज़ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने दी थी, जिस पर आपके कायद नवाज़ शरीफ इतने बरहम हुए थे कि खड़े खड़े उनका इस्तीफ़ा तलब करके उनको घर भेज दिया था। तब आपको मुकम्मल जमहूरियत अच्छी लगा करती थी। आज जब आवाम ने आपको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है, बल्कि आपकी मकबूलियत को कुचल के रख दिया है, ख़ुद आप एक सादा सी घरेलू सी खातून से 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार कर भी असम्बली में फिर भी पहुँचा दिए गए हैं। आपकी जमात को बग़ैर किसी हक़ के 17 सीटें लेने वाली जमात को हुकूमत थमा दी गई, तो आपको हाइब्रिड रजीम ही तमाम मसाइल का हल नज़र आने लगी है। बहुत अच्छी बात है। समझ नहीं आती ख्वाजा के जमहूरी हुकूमत की कमज़ोरी पर मुल्क के वज़ीर दिफ़ा की को किस बात की खुशी हो रही है। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जो अपने वालिद और अपनी जमात की तरफ से डिक्टेटर्स की हिमायत पर पहले माफ़ी मांग चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ऐवान में खड़े होकर माफ़ी मांग चुके हैं, बबांगे दोहल माफ़ी मांग चुके हैं। ख्वाजा साहब, आपकी ज़हनी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कुछ अरसे बाद ये भी कहेंगे कि इंतखाबात महज फजूल खर्ची और पैसे का ज़िया है, क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए कुछ बदज़ुबान किस्म के लोग असम्बलियों में आ ही जाते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि इस हाइब्रिड निज़ाम को फार्म 47 की असम्बली से आइनी हैसियत भी दिलवा दी जाए और आइंदा भी ऐसा ही निज़ाम बरकरार रहे। और मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, आप ना कोशिश करके ना आप यूँ करें कि 1000 साल के लिए ना कानून साजी कौन सा मसला है, 1.5 दिन की मार है आप लोगों के लिए कानून साजी। इसी पार्लियामेंट को 1,500 साल के लिए आप ये भी कानून साजी करा दें कि जी पहले जो इस वक्त जितने भी नून लीगी अरकान असम्बली हैं, इनके बाद जब ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे बीवी जो भी आप एक लिस्ट बना दें कि वो फिर MNA बन जाएंगे, फिर उनके बाद उनके बच्चे MNA बन जाएंगे। कानून साजी, जजेस आपकी मर्ज़ी के, निज़ाम हाइब्रिड, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपको किस बात की फ़िक्र है? जब आपने बयान देना शुरू ही कर दिए हैं तो लगे आ तो ये बयान भी दाग दें कि जी इस तरह की कानून साजी भी कर लें। नून लीगी रहनुमा नाज़रीन, बिल्कुल सीधी बात है, अपनी सियासी कब्र पर मिट्टी डालते ही चले जा रहे हैं, डालते ही चले जा रहे हैं, थकने का नाम भी नहीं लेते। इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या मुनाफ़क़त का पर्दा चाक होना, बज़ाहिर मस्बत लगने वाले काम भी देखें नाज़रीन कि नून लीग और उसकी क़यादत की सियासत पर ड्रोन हमले से कम नहीं नज़र आ रहा। अब देखें, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसे नून लीगी क़यादत बेवकूफ़ी और नफ़रत के इस्तारे के तौर पर पेश करती थी, और उसी नफ़रत में वो इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप कहती थी, कभी ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान कहते थे। मरियम नवाज़ से लेकर एहसन इकबाल तक, ख्वाजा आसिफ से लेकर मुसद्दक मलिक तक, कौन सा ऐसा नून लीगी लीडर नहीं था जो ट्रंप के दोबारा इलेक्शन जीतने से पहले उसके ख़िलाफ़ जहर उगलना जो था वो अपना फ़र्ज़ अव्वलीन नहीं समझता था।
अभी कल ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर इमरान खान पर तंज करते हुए कहा है कि पता नहीं अभी तक उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बयान क्यों नहीं दिया, शायद अपने रिश्तेदारों की वजह से वो चुप है। पूरी नून लीग कोरस में वावेला कर रही थी कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसलिए इसराइल के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोलेगा। हालांकि इमरान खान के इसराइल के ख़िलाफ़ एक नहीं, मेरा ख्याल 1110 बयान मौजूद है। मगर नून लीगी सरकार की मुनाफ़कत देखें कि अब ख़ुद उन्होंने दुनिया में यहूदियों के सबसे बड़े हामी और पुश्तिबान डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामज़द करने की फरमाइश कर दी है। ये एक ऐसा मुतालबा है नाजरीन के जिस पर हैरत और अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसा अजीबोगरीब और बेतुका और भोंडा फरमाइश या मुतालबा है जिस पर ख़ुद नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो साल में एक बार ये ज़रूर साबित करते हैं कि वो एक आज़ाद मनश इंसान है, जमहूरियत पसंद इंसान है, इसलिए वो एक सालाना बयान ज़रूर दागते हैं अपने दीगर बयानात को गुस्ल देने के लिए। एक सालाना गुस्ल वो ज़रूर देते हैं अपने बयानात को एक बयान के ज़रिए। तो उन्होंने भी इस बयान की मज़म्मत की है, इस फरमाइश की मज़म्मत की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नून लीग की तरफ से नोबल इनाम देने की बातें हो रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक सब चीख उठे हैं, वही सालाना एक बयान देते हैं, फिर चंद दिन बाद अपने अमल से ही उस बयान की तरदीद भी फरमा देते हैं। अब नाज़रीन, वही डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त इसराइल की खातर ईरान पर हमला आवर है, जिसने इसराइल की खातर पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में डाल दिया, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने गुज़िश्ता माह सलामती कौंसिल में गज़ा में जंगबंदी की जो करारदाद थी वो वीटो कर दी थी, अब उसे अमन का नोबल प्राइज़ देने का मुतालबा शहबाज शरीफ सरकार कर रही है। ये ट्रंप को मुतासर करने के लिए एक PR स्टंट है और बड़ा ही भोंडा किस्म का, क्योंकि नून लीगी सरकार को लगता है कि ट्रंप एक ख़ुद पसंद शख्स है और खुशामद पसंद शख्स है जिसे इसी तरह काबू किया जा सकता है। हालांकि ये ख़ुद को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है जिसका नतीजा आप देख लीजिएगा इंतहाई भयानक निकलेगा। पता नहीं इस अजीम कारनामे के बाद इमरान खान से इसराइल के ख़िलाफ़ बयान का मुतालबा फिर किया जाएगा या नहीं। नून लीग की जो है मुनाफ़कत के नाज़रीन जिस घोड़े पर सवार हैं उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ईरान इसराइल जंग ने नाज़रीन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ईरान की मज़ाहमत देख कर अमरीकी पॉलिसी साज़ों के पाँव भी साफ नज़र आ रहा है कि डगमगाने लगे हैं। ईरान हर रोज़ नए से नए मिसाइल इसराइल पर ट्राई कर रहा है जिसे पूरी मुस्लिम दुनिया बैठ के एंजॉय कर रही है। ईरान ने इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चारों परतों को तकरीबन तबाह कर दिया और ईरान ने चंद रोज़ के अंदर ही इसराइली दिफाई निज़ाम को बिल्कुल थका के रख दिया, एग्जॉस्ट करके रख दिया। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों की इतनी बारिश की है कि उन्हें रोकने के लिए इसराइल को अपने महंगे तरीन दिफाई मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इसराइल के एक दिफाई मिसाइल की कीमत कहा जाता है जी 4 से 10 मिलियन डॉलर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 8 रोज़ की जंग में इसराइल का 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का मिलिट्री नुकसान हो चुका है। जो इमारतें तबाह हुई हैं उसका नुकसान अलग है। पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन इस बात पर नाज़रीन मुत्तफ़िक हैं कि इसराइल ने ईरानी ताकत का बिल्कुल ही गलत अंदाज़ा लगाया था और इस चीज़ ने अमेरिका को मुतात रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है, या कमोबेश आप कह सकते हैं कि बैकफुट पे कर दिया। ईरान का रद्द अमल हर मामले में ही हैरान कुन है। गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ मुज़ाकरात में ईरान ने फिर एक दफ़ा खुल के कहा है कि जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। अमेरिका ने ईरान पर फौरी हमले का इरादा तर्क करते हुए 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया है, जिस पर इसराइल की क़यादत को काफ़ी परेशानी है। एक इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 3 चीज़ों पर गौर कर रहा है। पहली बात यह है कि क्या इसराइल अपने तौर पर ही इस जंग में ईरान पर काबू पा सकता है। इसराइल अपने कमांडोज उतार कर सुप्रीम लीडर को, ईरानी सुप्रीम लीडर को मार दे और रजीम चेंज कर दे और इस तरह अमेरिका को इस जंग में बराह रास्त कूदना ना पड़े, खुली जंग में कूदना ना पड़े। दूसरा, अमेरिका ये भी सोच रहा है कि अगर वो इस जंग में शामिल हो गया तो उसका रद्द अमल क्या होगा पूरी दुनिया में। अमेरिका और इसराइल की तवक्को के बरक्स पूरे गल्फ़ में इसराइल मुखालिफ जज्बात अरूज पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान, इराक़ और उर्दन में जिस तरह
इसराइल मुखालिफ और ईरान के हक़ में लोग निकले हैं, उसने ईरानी मुखालिफिन को परेशान कर दिया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक हकीकत भी वाज़ेह और बिल्कुल आश्कार हो के सामने आई है, खुली हो, बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि नाज़रीन, रियासतें और हुकूमतें कुछ भी सोचें, खल्क़ खुदा क्या सोचती है ये उसी वक्त पता चलता है जब वक्त आन पड़ता है। और खल्क़ खुदा की आवाज़ को ज़्यादा देर नहीं दबाया जा सकता, खा वो कितनी ही सख्त और जाबिर और ज़ालिम हुकूमत क्यों ना हो, किसी मुल्क की भी क्यों ना हो। खल्क़ खुदा की आवाज़ को एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता। मेरा ईमान की हद तक इस बात पे यकीन। नाज़रीन, इसीलिए अमेरिका को ये खौफ भी सताया जा रहा है कि कहीं वो इस जंग में धंस या फंस तो नहीं जाएगा। इसके ईरान पर हमले के बाद जंग कहीं पूरे मिडल ईस्ट में तो नहीं फैल जाएगी। तीसरी चीज़ जिस पर अमेरिका गौर कर रहा है कि क्या उसे ईरान के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी मिलेगी भी या नहीं। यही वो सवाल है जिन पर अमेरिका के तमाम अस्करी और सियासी दिमाग, ब्रेन्स गौर कर रहे हैं कि इस सोच विचार के नतीजे में 2 हफ्ते बाद ईरान पर हमला करने या ना करने का फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं वतन अज़ीज़ की। अदलिया के मुकम्मल तौर पर तस्खीर हो जाने के बाद हर तरफ दुहाई है, मुनसिफ खुद इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगर हुस्ने ज़न रख कर भी बात की जाए तो आला अदलिया के जजेज़ ने आइन की हिफाजत की बजाय हालात से तकरीबन समझौता कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कुएं में काजी फाइज़ ईसा के गैर आइनी फ़ैसले की लाश पड़ी है, सड़ांध मार रही है, बदबू छोड़ रही है, जिसने आला तरीन अदालत की हर चीज़ नापाक कर रखी है। और बदकिस्मती से जजेज़ उसी लाश को निकालने की बजाय, उस एक लाश को निकालने की बजाय 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन की एक और लाश की राह हमवार कर रहे हैं। जजेज़ सीनियरिटी केस के फ़ैसले ने नाज़रीन आम आदमी तक ये पैगाम पहुँचाया है कि जिन अदालतों से जजेज़ को इंसाफ नहीं मिलता वहाँ उनके लिए क्या है। इस फैसले ने नाज़रीन अदलिया की रही सही साख भी बर्बाद करके रख दी है। जो बच रही है वो मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले से ठिकाने लग जाएगी। जुनैद अकबर ख़ान ने कल कौमी असम्बली में जो नाज़रीन तकरीर की है वो अब हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ लगती है। वो कहते हैं कि मैं मुतालबा करता हूँ कि जजेज़ की तनख्वाहें बंद की जाएँ, इन बड़ी बड़ी अदालती बिल्डिंग्स को यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएँ। मैं उन जजेज़ की माओं पर हैरान हूँ जिन्होंने इन जैसे बच्चे पैदा किए हैं जो इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि जब आप किसी सरकारी अफसर से ये तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ के लिए खड़ा हो जाएगा, जब उस पर गैर आइनी दबाव डाला जाएगा, उससे ज़बरदस्ती कोई बात मनवाने की कोशिश की जाएगी तो वो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाएगा। एक सरकारी मुलाजिम के लिए शायद मुमकिन हो, एक सियासतदान वज़ीर के लिए भी शायद मुमकिन हो, लेकिन यकीन जानिए एक जज के लिए ये कतई तौर पे मुश्किल नहीं होता, कतई तौर पे मुश्किल नहीं होता। जब एक जज रिज़ाइन करके वापस जाता है तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो अपनी प्रैक्टिस से कम जजेस से, अपनी जजी से 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और पहले भी कमा रहे होते हैं। तो माली तौर पर उनको कुछ भी नहीं होता सिवाय एक प्रोटोकॉल के, कुछ भी नहीं जाता। एक जज को कुछ नहीं जाता रिज़ाइन करके घर जाने में। ये तारीख़ बड़ी भरी पड़ी है हमारी कि जो जजेस जो हैं वो ख्वाहिशात के असीर नहीं हुए, जो मतलब ग़ुलाम नहीं बने, ग़ुलामी नहीं की। जब वो वापस अपनी वकालत की तरफ पलटे हैं तो आवाम ने उनको अपने माथे पे बिठा लिया, सर माथे पे बिठा लिया। बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत इज़्ज़त मिली है उनको। लेकिन नाज़रीन, अदलिया इंसाफ के मुहाज़ पर इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर सरनगू हो चुकी है और अदलिया के लुटे पुटे काफ़िले में चंद लोग ही ऐसे बचे हैं नाज़रीन जो ख्वाहिशात के असीर या ओहदे के मतमन्नी या इंसाफ से आंखें चुराने वाले नहीं। हर किसी को अपने हाल की फ़िक्र है, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि तारीख़ उनके और उनकी नस्लों के साथ क्या करने वाली। अच्छा नाज़रीन, 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में भी एक शख्स जेल में पूरे हौसले से खड़ा है। अलबत्ता मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बदलते हुए हालात के बाद अब हर कहीं यही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान इस माहौल में डटा रहेगा या उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। नाज़रीन, फ़िलहाल इमरान खान को जेल में भी तनहा कर दिया गया है। वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में है और उससे एक ही चीज़ साबित होती है सारे सूरत हाल से कि बज़ाहिर हर चीज़ कंट्रोल कर लेने के बाद भी इमरान खान का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा।
एक बंदे का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। इतना खौफ कभी किसी को, कभी भी किसी भी हुक्मरान को, किसी कैदी से नहीं था, किसी सियासतदान से नहीं था जो इमरान खान का है। क्योंकि ना अडयाले वाला मान रहा है और ना ही कौम उसके अलावा किसी को लीडर मान रही है। और लोग जब मवाजना करते हैं इमरान खान का किसी दूसरे लीडर से, भुट्टो से जब मुकाबला करते हैं किसी, तो ये भूल जाते हैं कि भुट्टो के वक्त कौम जो थी वो, चले और कुछ नहीं तो पीपल्स पार्टी की अपने बयानात के मुताबिक भी कौम जो है मकबूलियत के अगर पैमाने देखे जाएं तो 55 या 45 में तकसीम थी। चले 55% भुट्टो मकबूल था, 45% उसकी मुखालफत थी और बहुत शदीद मुखालफत थी। नाज़रीन, इमरान खान के मुकाबले में हालत बिल्कुल फ़र्क है। 90 और 5 की रेशो बनती है और 5 लोग होंगे जो 5% लोग होंगे जो न्यूट्रल होंगे। इस तनाजुर में हमारे दोस्त जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का मैं बयान देख रहा था, चंद रोज़ पहले कोई इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि इमरान खान के साथ पस पर्दा क़ुव्वतों के 1 साल से मुज़ाकरात जारी हैं और मैं अपनी इस बात से, इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसमें वो कहते थे कि इन मुज़ाकरात में ताहाल कोई हतमी फ़ैसला होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो इमरान खान के चचाज़ाद भाई और बरादर निस्बत भी हैं लेकिन इंतहाई कट्टर मुखालिफ भी हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनरल फैज़ हमीद का केस जो ही मंजर आम पर लेकर आई तो ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान होगा। बल्कि उन्होंने कहा, लफ्ज़ ज़रा गलत इस्तेमाल किया, मेरा ख़्याल है कि उनको ये लफ्ज़ जो है ये इसरार के साथ प्रोग्राम से कटवाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान का यौम शहादत होगा। फिर साथ ही उन्होंने दानिस्ता ना दानिस्ता ही मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने जुमले की साख्ती ऐसी बना के बोले थे। उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि उनकी सियासत का यौम शहादत होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पहले कहा था इमरान खान का यौम शहादत नहीं, मेरा मतलब है कि इमरान खान की सियासत का वो शहादत, यौम शहादत होगा। बहरहाल वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के बाद इमरान खान के बारे में भी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला यही है कि उन्हें अब इक़्तिदार में नहीं आने देना। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, आपका तज्ज़िया अपनी जगह, मगर इसमें तज्ज़िये के साथ ख्वाहिशात की भी खासी आमेज़श आपने शामिल कर दी है। इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म समझने वाले ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे हालात कौमी तारीख़ में पहले कभी नहीं देखे गए। बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ नाज़रीन, इमरान खान का मुवाजना भुट्टो से नहीं, भुट्टो से भी नहीं हो सकता और ना नवाज शरीफ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ऐसे सियासतदान थे जिनको बहरहाल मकबूलियत तो मिली होगी लेकिन इमरान खान के मुकाबले पे मकबूलियत का वो अशर अशीर भी नहीं मिला। उसके अलावा भुट्टो जिस दौर में था वो उस वक्त मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया था। मकबूलियत के बावजूद वो सोशल मीडिया नहीं था। मकबूलियत के बावजूद भुट्टो के हक़ में उठने वाली आवाज़ें बड़े पैमाने पर सुनाई नहीं दी जा सकती थी। नवाज़ शरीफ ने तो कभी खैर मज़ाहमत की नहीं थी, उनका तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए इमरान खान पर पुराने जो रियासती असूल हैं वो अब नहीं चल सकते। खल्क़े खुदा, खल्क़े खुदा, खल्क़े खुदा, ये इतनी बड़ी ताकत है, कब तक खल्क़े खुदा की आवाज़ दबाई? ये ताकतवर लोग, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। जितनी इसमें ताख़ीर की जाएगी धमाका उतना ही बड़ा होगा। इमरान खान के पास इस वक्त सोशल मीडिया है। जब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जुल्म का नया हरबा कोई भी इस्तेमाल होता है तो उसके हामी मायूस होने की बजाय और ज़्यादा पुरजोश और सरगर्मी से उसके लिए मुतारिक हो जाते हैं और ज़्यादा जज्बे के साथ इमरान खान की कुर्बानियों को वो वैल्यू करने लगते हैं, कदर की निगाह से देखने लगते हैं। अब यही वजह है कि जेल के 2 साल ने इमरान खान की मकबूलियत को मेरा ख्याल है कि बुलंदियों मेराज तक पहुँचा दिया। बिल्कुल ठीक बात है कि इमरान खान सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नहीं, मुस्तकबिल का भी वज़ीर आज़म है। इस बार खेल के असूल बदलने पड़ेंगे। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वक्ती तौर पर नज़र आने वाली पसपाई जो है वो शिकस्त नहीं बल्कि अपने मौक़िफ़ से हट जाना शिकस्त है और ये मामूली फ़ायदे के लिए डील कर लेना असल में वो शिकस्त है। असूलों और किरदार का सौदा कर लेना शिकस्त है। पूरी दुनिया गवाह है कि इमरान खान अपने नज़रिए की तौहीन का कम अज़ कम मुर्तकिब नहीं हुआ। फिर शिकस्त कैसी, फिर सियासी मौत कैसी? 3 साल ऐसी पेश गोइयाँ सुन कर 3 साल से कान पक गए
और आज नाज़रीन छोटी सी अच्छी खबर ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई वाले जलाओ घराओ केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। जैसे और कुछ हो ना हो, बहरहाल ये तो है कि 9 मई के गुब्बारे में अब इतनी हवा भी नहीं रही कि वो मेरा ख्याल वो ज़मीन से कोई 4 फुट ऊपर जा सके। आखिर में नाज़रीन बशीर बदर के 2-4 अशार सुन लें। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिले दरिया नहीं रहता। जहाँ दरिया समंदर से मिले दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।